हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल के टीयर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स लेने वाले हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी 6 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले अगर आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहला डाउट हम लेते हैं। व्हाट इज द कट ऑफ फॉर एसएससी सीजीएल टीयर 3 एग्जाम? देखिए, इसको लेके बहुत सारे लोगों के बीच डाउट रहता है। किसी को लगता है कि इसकी कट ऑफ 30 है, किसी को लगता है 33 है, और किसी को लगता है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ होती है। तो मैं आपको बता दूं, जब एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो तब उस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था अंडर पॉइंट 15, जो कि है मोड ऑफ सिलेक्शन। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 ईच पेपर ऑफ टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन आर। देखिए, यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको इन सभी एग्जाम में एटलीस्ट 30% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 25% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और इन सब के अलावा जो कैटेगरीज बच गई उन सब में आपको एटलीस्ट 20% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी कि अगर हम टीयर 3 एग्जाम की बात करें तो बिकॉज ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स लाने होंगे, तब आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे। वहीं आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 25% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे। और अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनके अलावा, तो आपको एटलीस्ट 20% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 20 मार्क्स आपको लाने होंगे आउट ऑफ 100 इस एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो लोगों के बीच डाउट रहता है वो ये है कि इस बायोमेट्रिक और फोटो कैप्चर डन? तो यार, इसका जवाब है नहीं। इस एग्जाम में आपका कोई भी बायोमेट्रिक या फोटो कैप्चर नहीं होता है। बेसिकली आपका नॉर्मल जो थंब इंप्रेशन होता है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, वही आपका होगा जो कि कमीशन कॉपी में होता है, एंड जो आपका अटेंडेंस शीट है उसमें होता है। ठीक है, वही सब होगा नॉर्मल, बट लेकिन बायोमेट्रिक्स एंड फोटो कैप्चर इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो लोगों के बीच डाउट रहता है वो ये है कि इज वॉच और पेन अलाउड? तो यार, इसका आंसर है हाँ, वॉच और पेन अंदर अलाउड होता है। वॉच आप एनालॉग वॉच यूज़ कीजिएगा, डिजिटल वॉच आप मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो अलाउ ना भी करे। एंड पेन अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बॉल पॉइंट पेन यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे इंक फैलने का डर नहीं रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जेल पेन या पायलट पेन वगैरह यूज़ करेंगे तो हो सकता है इंक भी फैल जाए, तो बॉल पॉइंट पेन आप यूज़ कीजिएगा और कोई एक पेन यूज़ कीजिएगा। अगर आप ब्लू पेन से कर रहे हैं तो ब्लू से ही सारा कीजिए, ब्लैक से कर रहे हैं तो ब्लैक से ही सारा कीजिए। ठीक है, मेरा सजेशन तो यही रहेगा। बाकी अगर आप मिक्स कर भी लेते हैं तो इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप एक ही पेन से अपना पूरा ऐसे या फिर लेटर जो भी है पूरा एक ही पेन से करें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डाउट रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज यूएफएम एंड हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इट? देखिए, इस चीज़ को आपको काफ़ी ध्यान से समझना होगा कि यूएफएम आखिर क्या होता है। यूएफएम का मतलब बेसिकली होता है अनफेयर मीन्स, यानी कि कुछ ऐसे नियम वगैरह जो कि एग्जाम में स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या फिर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो यानी कि आपको सीधे 0 मार्क्स अवॉइड कर दिया जाएगा और आप पूरे एग्जाम से रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उस एक गलती की वजह से। अब ये यूएफएम आखिर कहाँ लगेगा? जब आप कोई भी ऐसी आइडेंटिटी दे देंगे, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो। मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई एक नाम दे रखा है और आपने कोई दूसरा नाम यूज कर लिया सपोज, तो वहां यूएफएम लग जाएगा, आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और आपने मान लीजिए कोई ऐसा एडिशनल नाम ऐड कर दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, या जो नहीं दे रखा था, जिसके बारे में आपको बोलना नहीं था, तो आपको इस चीज को भी स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एड्रेस में। जैसा आपको एड्रेस दे रखा है आपको ए टू जेड वैसा ही एड्रेस उतारना है। आपको अपनी तरफ से कोई भी ऐड नहीं करना है, या ये हाउस नंबर, ये स्ट्रीट नंबर, ठीक है, ये पिन कोड वगैरह जितना दे रखा है आपको एज इट इज लिखना है। अगर आपको एड्रेस में दे रखा है न्यू दिल्ली इंडिया, तो आपको केवल न्यू दिल्ली इंडिया लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, कोई सी भी कभी भी यूएफएम लगा सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप जो दे रखा है आप उसको लिखें और कोई भी एक्स्ट्रा नाम ऐड ना करें। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अवॉइड कर दीजिए एंड यूएफएम से आप बच जाएंगे। ठीक है, मेनली लेटर में या एप्लीकेशन जो आता है उसी में यूएफएम लगने के चांसेस होते हैं, तो अगर आप ये सब चीजें अवॉइड करेंगे तो आपका यूएफएम नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डाउट जो लोगों के बीच रहता है वो ये है कि इज द एग्जाम लक बेस्ड? तो यार हाँ, एग्जाम लक बेस्ड ही है मेरे हिसाब से। तो कई बार क्या होता है, अच्छा कंटेंट लिखने के बाद भी आपको अच्छे मार्क्स ना मिले, एंड कई बार उतना अच्छा आप ना लिखे तब भी आपको अच्छे मार्क्स अवार्ड हो जाएं। अब ज्यादातर ये एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड होता है। अगर उसका मूड अच्छा है तो आपको अच्छे मार्क्स अवार्ड कर देगा, भले ही आपने उतना अच्छा ना लिखा हो। वहीं आपने अच्छा लिखा हो, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़े कम मार्क्स भी अवार्ड हो जाए। तो काफी हद तक ये लक बेस्ड रहता है, बट आपको अपनी तरफ से अच्छा लिख के आना है कि वो ज्यादा मार्क्स ना काट पाए। ठीक है, इसके बाद जो डाउट है वो ये है कि कैन रफ वर्क या ब्लूप्रिंट बी डन इन द गिवन शीट? यानी कि जो भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करेंगे उसको आप कॉपी के पीछे या अपनी शीट के पीछे लिखेंगे? तो यार, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ना लिखें, क्योंकि ये हो सकता है कि आप उसको मिटाना भूल जाएं या फिर वो उसमें छप जाए। तो अगर उनने पकड़ लिया एग्जामिनर ने तो वो गलत हो जाएगा, वहां हो सकता है आपको यूएफएम दे दे वो लोग। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से करें कि उसको अच्छे से मिटा दें,
मिटाने के बाद भी हो सकता है वो रह जाए, तो चांसेस रहते हैं कि वो रह भी सकता है, तो इसीलिए ऐसा रिस्क लेना क्यों। आप दिमाग में सोचिए क्या क्या पॉइंट लिखने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी शीट में लिखें। अब एडमिट कार्ड का भी यूज़ करते हैं करने को लोग, बट बेटर ये रहेगा कि आप इसको ना ही लिखें, ठीक है। इसके बाद लोगों का एक सवाल रहता है कि कैन अ वाइटनर बी यूज्ड इफ़ रिक्वायर्ड। तो यार वाइटनर का यूज़ आप बिल्कुल ना कीजिए, बिल्कुल ना कीजिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो आपको यूएफएम के अंडर डाल दे उस चीज़ को, कि आपने कुछ ऐसा लिखा था बाद में आपने मिटा दिया, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि इनकी गाइडलाइंस क्लियर ही नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो क्यों रिस्क लेना। अगर आपका कोई वर्ड या कोई सेंटेंस गलत हो जाता है तो आपको सीधे काट देना है उसको सिंगल लाइन में, एंड कोई आपको वाइटनर वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब ये सारे तो बहुत ही कॉमन से डाउट्स हैं जो लोगों के बीच रहते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो में ले लूँगा। तो इसीलिए कुछ एक डाउट्स मैं ले लेता हूँ। देवेश रॉय भाई ने पूछा है कि आर मार्क्स डिडक्टेड इफ़ द वर्ड लिमिट एक्सीड्स इन एसे और लेटर। तो यार मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वर्ड लिमिट 275 क्रॉस कर जाएगी, यानी कि 250 प्लस 10% जो हुआ, तो 275 अगर आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस कर गई तो उसके बाद जितना भी आपने लिखा है वो इवेल्युएट नहीं होगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन मैंने ऐसी कई सारी कॉपीज देखी हैं जिसमें वर्ड लिमिट 300 भी क्रॉस होने के बाद उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी हो सकता है कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर ले एंड वो बिल्कुल एक एक वर्ड काउंट करे, तो हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट कर दे या फिर आगे का चेक ही ना करे, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप 275 वर्ड लिमिट के अंडर अपना ऐसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और है जय कुमार भाई का, वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। देखिए मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी कोटेशन या फैक्ट से, ठीक। एक कोटेशन या फिर कोई एक फैक्ट या दोनों चीज जो आपको लगता है, एक कोटेशन से आप स्टार्ट करेंगे, सबसे बेस्ट इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या टॉपिक है, टॉपिक क्या पूछा गया उसके बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको 30 से 40 वर्ड्स का ही लिखना है, इतना ही आपका कंक्लूजन रहेगा 40 से 50 वर्ड्स, यानी 80 से 90 वर्ड्स आपका इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन कैरी करेगा, जबकि करीब 150 वर्ड जो हुए वो आपका मेन बॉडी ले लेगा, 150 से 160 वर्ड्स। तो इस तरीके से आपको एक ऐसे को फ्रेम करना है, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन का पूछा है, इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं आप, एक कोटेशन दे सकते हैं या फैक्ट भी दे सकते हैं और उस टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं कि ये आखिर क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद एक सवाल पूछा है आनंद सेन जी ने, ये बोलते हैं कि सर मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, मैथ हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में बहुत डर है, कैसे प्रैक्टिस करूं। देखिए भाई, सबसे पहली बात, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पेपर इंग्लिश में ही देना है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप हिंदी में दे दीजिए, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं एंड आप अच्छे से लिख सकते हैं, आप उस लैंग्वेज में ही अपना एसे एंड लेटर दीजिएगा, ठीक है। एसे एंड लेटर दोनों के दोनों आपको एक ही मीडियम में देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये नहीं कि आप ऐसे को हिंदी में कर दे रहे हैं, लेटर इंग्लिश में, ठीक है। एक ही लैंग्वेज में पूरा रहेगा क्योंकि वो ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने का, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, अगर आपने अभी तक हिंदी में अपना ऐसे नहीं दिया है प्रैक्टिस के दौरान भी, तो आप अचानक से शिफ्ट मत कीजिएगा। जिस भी आप लैंग्वेज में देते आ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में ही देते आ रहे हैं, भले टूटी फूटी आप लिख पा रहे हैं, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं, तब भी आप इंग्लिश में ही दीजिए। आप उन सभी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उससे आप अपने मार्क्स को और बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी डाउट्स मैंने आपके ले लिए हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिल द डिटेल्स केयरफुली, यानी कि जितनी भी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी आपको काफ़ी ध्यान से फिल करना है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसका फ्रंट पेज आपको काफ़ी ध्यान से फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, उसके नीचे आपका सिग्नेचर होगा, उसके नीचे आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होगा, एंड उसके नीचे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यही 4 चीज़ें जो हैं, यही 4 चीज़ें आपको फिल करनी है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। ये जो लेफ्ट साइड का है, यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे बाद में, एंड यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे होंगे और उसके नीचे एग्जामिनर का साइन होगा, जबकि यहाँ जो राइट साइड है यहाँ पे इन्विजिलेटर का नाम होगा एंड उसका साइन होगा, ठीक है। तो आपको केवल ये 4 चीज़ें अच्छे से फिल करनी है, इसके अलावा फ्रंट पेज में आपको कुछ नहीं करना है। एंड उसके अलावा कमीशन कॉपी एंड अटेंडेंस शीट भी आप ध्यान से फिल करना, अपने ही फिल करना, किसी और की गलती से फिल मत कर देना, ठीक है। तो डिटेल्स वगैरह आपको काफ़ी ध्यान से फिल करनी है। तो यार यही सब जनरल से डाउट्स है जो लोगों के बीच रहते हैं। तो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने सभी डाउट्स ऑलमोस्ट ले लिए हैं, लेकिन अगर इनके अलावा कोई और डाउट आपका है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव के बाद। जय हिंद।